जय हिंद दोस्तों। मैं बसंत बसाक बसंत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है ईवीएस पर है, जो सीटेट के पेपर 1 में पूछा जाता है। और जो भी विद्यार्थी सीटेट 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित जो एग्ज़ाम सीटेट में पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी बातें, नहीं तो आपको पूरी बातें समझ में नहीं आने वाली हैं। चूँकि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे स्किप भी नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर, रेड डेटा बुक, इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आखिर रेड डेटा बुक है क्या? देखिए, रेड डेटा बुक वह बुक है जिसमें संकटग्रस्त जीवों या विलुप्त होने वाले प्राणियों की प्रजातियों के प्रकारों का वर्णन होता है। तो रेड डेटा बुक क्या है समझ लीजिए। रेड डेटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें उन जीवों को शामिल किया जाता है जो संकटग्रस्त हैं, अर्थात जिन जीवों के अस्तित्व खतरे में पड़ चुके हैं, अब उनकी संख्या धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो ऐसे प्राणियों की जो विवरण है वो रेड डेटा बुक में अंकित किया जाता है। जैसे कि गीध जो पहले बहुत देखा जाता था, आज दिखेगा तो गीध आपको बहुत कम दिखाई देगा। ठीक है, गिद्ध जो आपको बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, आखिर क्या हुआ? तो ऐसे ही प्राणियों को रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए, चलो समझ गए। तो रेड डेटा बुक में उन प्राणियों का वर्णन होता है जो विलुप्त होने के कगार में हैं, जैसे भारत का घड़ियाल, कछुआ, ठीक है, चीता, बाघ, हिरन, एक सींग वाले गेंडा, जो गेंडा होता है ना, एक सींग वाला गेंडा जो असम में पाए जाते हैं, वो भी अब धीरे धीरे उसकी संख्या घटती आ रही है। तो ऐसे प्राणियों का वर्णन रेड डेटा बुक में किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए। आगे देखिए, रेड डेटा बुक का जो प्रकाशन IUCN करती है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, तो आखिर रेड डेटा बुक का प्रकाशन, रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो वो संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन यूनियन नेचर। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, रेड डेटा बुक में प्रकाशित जीवों की प्रजातियों को थ्रेटेंड जाति कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है सीटेट के एग्जाम में, पेपर 1 में। ठीक है, कि जो भी जीवों को रेड डेटा बुक में प्रकाशित किया जाता है, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? तो थ्रेटेंड जाति कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया थ्रेटेंड। देखिए, IUCN के 3 वर्ग है। ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के कितने वर्ग? 3 वर्ग हैं। कौन कौन वर्ग है? देखिए, पहला है संकटग्रस्त, माने इसमें उन जीवों का शामिल किया जाता है या उन प्राणियों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, अब वो विलुप्त के कगार पर हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। एक है इसका शुभोदय। ठीक है, जिनकी संख्या पहले की तुलना में कम हुई है। ठीक है, जिनकी संख्या पहले की तुलना में कम हुई है वो शुभोदय में है। और दुर्लभ का अर्थ हुआ कि इसमें उन जीवों को रखा गया है अब जो मिलता ही नहीं है, शायद कहीं कभी दिख जाए। तो इस प्रकार देखा जाए तो IUCN के 3 वर्ग हैं, संकटग्रस्त, शुभोदय और दुर्लभ। समझ में आ गया कि जो अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं,
कहीं एक आध उनके प्रजाति देखने को मिल जाते हैं, और जो विलुप्त होने के कगार में होते हैं उसको संकटग्रस्त कहा जाता है, कि जो अब विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, तीनों ग्रुप समझ में आ गया। देखिए सीटेट के पेपर 1 में ना, सीटेट के पेपर 1 में, ठीक है, एनिमल से सवाल पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में विशेष प्रकार के हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जानवर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, चूँकि ये पूरा जो आपके उस कंटेंट दिया गया है वो NCERT का है, और सीटेट में जितने भी सवाल पूछा जाता है वो सब पूरा NCERT से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी बात बताया जाएगा वो NCERT के अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा, और जो सीटेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखिए। अब जानवरों की विशेषताएं क्या है। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वे बालों के रंग के कारण होते हैं। अब देखिए अलग अलग जानवर के अलग अलग डिजाइन होते हैं, जैसे अब जेब्रा को देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं जेब्रा को, अब हमको आपको बताते हैं जेब्रा। देखिए ना, जेब्रा का कलर, स्किन का कलर वाइट और ब्लैक दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, तो वो उसका दिखाया था बालों के रंगों के कारण। जितने भी जानवर है उसके जो डिजाइन होते हैं ना, वो सिर्फ बालों के रंग के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, देख लिया लोकल में, देखिए कोई बकरी या कोई सेब, बाघ को देख लीजिए, तो बाघ के जो डिजाइन है वो उसके बाल के कारण है। कहीं का बाल काला तो कहीं का बाल थोड़ा सा रेड तो नहीं कहा जा सकता, केसरिया टाइप का है। ठीक है, दूसरा विशेषता देखिए जानवर की, कि दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। अर्थात जो जानवर दिन में जगते हैं ना, उनको कुछ रंग दिखाई देते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। अब और अगला पॉइंट जो है, रात में जगने वाले जानवर को सभी वस्तु सफ़ेद और काले ही दिखाई देते हैं। जो भी जानवर रात को जगते हैं, रात को शिकार पर निकलते हैं, ऐसे जानवर को हर एक वस्तु सफ़ेद या काले रंग की दिखाई देगी। जैसे उल्लू को देख लीजिए, ठीक है, या तेंदुआ या कोई भी जानवर जो रात को निकले और रात को शिकार करे, उनको वो वस्तु क्या दिखाई देगी, सफ़ेद और काली दिखाई देगी। जानवर की अगली विशेषता है कि ऐसे कई जानवर हैं जो किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। जैसे आप देख सकते हैं भालुओं को देख लीजिए, ठंडा के मौसम में वो पहले से ही चले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जानवर हैं जो किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। छिपकली देख लीजिएगा, जो पोलर बियर है, ठीक है, जो पोलर बियर है, जो ध्रुवीय क्षेत्र में भालू पाए जाते हैं ना, वो भी गहरी नींद में चले जाते हैं। आगे देखिए। अब कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं, जिससे जंगलों में रहने वाले जनजाति समझ जाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। यानी कुछ ऐसे जानवर, जैसे चींटियों को देख लीजिएगा, बरसात के आने से पहले ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं चींटी। ठीक है, जितने भी चींटियां हैं वो बरसात के आने से पहले वो ऊंची जगह की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से उनको संकेत मिल जाते हैं। चूहा, अगर कोई चूहा है, ठीक है, वो बिल में है, अगर भूकंप कहीं पे आया तो उसका जो सेंसर है चूहा का, वो जल्दी भूकंप को पहचान लेता है और वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो कुछ जानवर है ऐसे जो आंधी, तूफान, भूकंप आदि को आने से पहले इसको गैस कर लेते हैं अपने सेंसर के माध्यम से। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी लोग जंगलों में रहती है, यानी जो भी जनजाति जंगलों में रहते हैं ना, उनको अनुभव हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। देखिएगा, जानवर देखते हैं, सुनते हैं और महसूस भी करते हैं। ये गुण जानवरों में भी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे अब देखिए चिंपांजी, ठीक है, चिंपांजी जो मानव प्रजाति की सबसे निकटतम प्रजाति चिंपांजी है,
जो मानव का और चिंपांजी का जो DNA 98% मिल जाता है। ठीक है, तो इनकी एक अपनी भाषा होती है, उसी भाषा में बात करते हैं। किसके अनुसार? तो वैज्ञानिक के अनुसार। अलग अलग जानवर की देखिएगा अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, ये वो क्या है? उनकी एक भाषा है। ठीक है, आगे देखिए अब, जिन जानवरों के शरीर पर बाहरी कान व बाल होते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। देखिए ये जितने भी बातें आपको पढ़ाया जाता है ना, ये सब NCERT के अनुसार है। ठीक है, और एग्ज़ाम को में आपको NCERT से ही सवाल पूछा जाता है और कोई इसका स्रोत नहीं है। ये जितने भी जो यहाँ पे कलेक्शन है ये सब NCERT का है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आपको CTET पास करना है और आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बातों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सुनिए आप कि जिन जानवरों का बाहरी कान होते हैं और बाल होते हैं ना तो शरीर पर, तो बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कुत्ता को देख लीजिए, बाहरी कान है, कुत्ता का देखिएगा बाहरी कान है। ठीक है, उसके बाद बकरी को देखिए बाहरी कान है, शरीर पर बाल होते हैं, तो क्या देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। चूहा को देख लीजिए, बाहरी कान है, शरीर पर बाल है, तो बच्चे को जन्म देते हैं। अधिकांश जो यहाँ पर एक सुनिए, अधिकांश जो यहाँ पर हम आपको चमगादड़ के बारे में बताने वाले थे कि चमगादड़ के बाल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कान होते हैं उनके भी, बाहरी कान, और इसी कारण से वो क्या देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। तो अधिकांश जो जानवर है जिसके बाहरी कान होते हैं, शरीर से बाहर कान होते हैं और शरीर में बाल होते हैं ना, वो बच्चे को ही जन्म देते हैं। ठीक है, आगे सुनिए, तो इसका उल्टा क्या होता है? जिन जानवरों के शरीर पर बाहरी कान नहीं होते हैं और बाल शरीर पर नहीं होते हैं तो वे प्राय अंडे देते हैं। जैसे सांप को देख लीजिए। ठीक है, सांप को देख लीजिए, उसके क्या नहीं होते? बाहरी कान नहीं होते, शरीर पर बाल नहीं होते, तो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है ना। पक्षियों को देख लीजिए, बाहरी कान नहीं होते, बाल नहीं होते, पंख होते, पक्षी को तो पंख होते, बाल तो होते नहीं है, वो भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो जिन जानवरों के बाहरी कान और बाल होते हैं वो बच्चे को जन्म देंगे, और जिन जानवरों के बाहरी कान और बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, जंतुओं के कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। जितने प्रकार के जंतु हैं प्राय उनके कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए कौन कौन हड्डी है, आगे बताते हैं आपको। देखिए वो उन हड्डियों का नाम है, यहाँ मेलिए हो गया, जबकि मेलियस होता है, मेलियस टाइपिंग में मिसिंग हुआ है। ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों हड्डियां हैं तो जंतुओं के जैसा। अब तो कौन कौन? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। अगर एक चीज़ आपको बताया जाता है, स्टेप्स जो हड्डी है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हैं और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। हालांकि एग्जाम में पूछे ना पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, सीखना तो जरूरी है ना। तो जंतुओं के जो कान होते हैं उसमें 3 प्रकार के हड्डी होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? बोलो, जांघ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जांघ में। याद रहेगा ना, फीमर हड्डी कहाँ पाए जाते हैं? जांघ में पाए जाते हैं। देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, NCERT बुक के अनुसार कुछ जानवरों की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज जितने भी कॉन्टेस्ट दी जाती है आपको EVS की, जो CTET के पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 30 नंबर का पूछा ही जाता है, तो उन सभी कॉन्टेस्ट को मैंने NCERT से ही लिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ जानवर के बारे में। चलिए, तो पहला जानवर है स्लोथ। देखिए ये स्लोथ है जो आपको स्क्रीन में दिखाई देता है, ये क्या है? स्लोथ है। स्लोथ होता है क्या है? दिखने में ना ये भालू के जैसा होता है। स्लोथ दिखने में भालू के जैसा होता है, लेकिन ये भालू नहीं है। ये इसको पता है, ये दुनिया का सबसे सुस्त जानवर भी इसको माना जाता है। स्लोथ दुनिया का सबसे सुस्त जानवर होता है। ये भालू के जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। आगे, ये दिखने में भालू जैसा होता है पर भालू नहीं होता। देखो, स्लोथ के बारे में जितने भी बातें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और CTET के पेपर 1 में एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। देखो, मैं भी एक CTET पास हूँ, मैंने भी CTET की तैयारी की है,
इस तरह के सवाल आपको हर बार के पेपर में देखने को मिलता है और मैं उन्हीं कंटेंट को शामिल किया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि जो स्लोथ होते हैं ना, ये लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर आराम से सोता रहता है। कितने घंटे एग्जाम में पूछ लेता है कि स्लोथ जो है पैर से कितने घंटे उल्टे लटके रह सकते हैं, तो 17 घंटे तक सोता है वो। और दूसरी विशेषता क्या है स्लोथ की कि स्लोथ है ना कि जो इसकी उम्र होता है 40 साल की होती है। एक स्लोथ की जो औसतन उम्र है 40 वर्ष की होती है, किंतु ये अपने पूरे जीवन में सिर्फ 8 ही पैरों पर घूम पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम स्पीड से चलने वाला प्राणी है और अधिकतर सुस्त पड़ा रहता है। सोचिए अगर 24 घंटे में 17 घंटा सोता रहेगा तो चलेगा कब। इसकी उम्र बेशक 40 साल की है, किंतु वह अपने जीवन में मात्र 8 ही पैरों को घूम पाते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ये स्लोथ जो है ना सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, और पता है क्या करने, सिर्फ शौच करने के लिए। ये भी अजब सी बात है ना, ये 17 घंटा पैरों पे रहते हैं, 7 दिन तक पैरों में रहते हैं, सप्ताह में एक बार पेड़ से उतरते हैं, और सिर्फ वो भी क्या करने के लिए, शौच करने के लिए। ये भी अजब सी बात है। अच्छा, स्लोथ जो है ना यह दिन में 100 ग्राम से अधिक पत्ते नहीं खा पाते हैं, और पता है क्यों नहीं खा पाते हैं? इसका कारण है कि इसका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर होता है, काफ़ी कमज़ोर है, जिसके कारण से जो इनका भोजन है आसानी से पचता नहीं है। अब जब भोजन आसानी से पचता नहीं है तो उसको पचाने के लिए वो आराम से रहते हैं, वो वैसे शारीरिक एक्टिविटी नहीं करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी करने से एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो एनर्जी ना मिलने पर एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा और इसके लिए फिर से उसको पत्ता खाना पड़ेगा, जबकि उसका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है। इसलिए वो करता क्या है, आराम ज़्यादा करता है। चलिए स्लोथ के बारे में समझ में आ गया। चलिए अगला जो जानवर है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, और एनसीईआरटी बुक में जो सीटेट के पेपर 1 में है उससे ये संबंध, उसमें पेपर में सवाल पूछा ही जाता है। देखिए बाघ जो है ना अंधेरे में हम मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। हम लोग अंधेरे में जितना देखते हैं, सोचिए उससे 6 गुना तक बाघ देख सकता है। इसका मतलब क्या, वो रात को भी देख सकता है। जिस तरह हम लोग रात में थोड़ा सा देख पाते हैं, उससे 6 गुना अच्छा देख पाते हैं बाघ। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो है बब्बर जो टाइगर है, शेर खान जो है, वो रात में अच्छा से देख पाता है, और इसी कारण ये रात में शिकार भी करता है। चलो तो ये समझ में आ गया कि शेर जो है हम मनुष्य से 6 गुना अधिक देख पाता है। ये समझ में आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं। बाघ की जो मूछें हैं ना, हवा में हुए कंपन को भाप लेता है, और हवा में किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है तो उसको भाप लेता है, और जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता अंधेरे में भी चल जाता है। इसलिए बाघ के मूछ होना बहुत जरूरी है। वो एक तरह से ना सिग्नल पकड़ने का काम करते हैं। बाघ की जो मूछ है वो सिग्नल पकड़ने का काम करते हैं, एंटीना है वो। हवा में किसी भी तरह का अगर कंपन होता है उसे भाप लेगा, और अंधेरे में भी शिकार का सही स्थिति का पता चल जाएगा कि शिकार कहाँ पर है, उसका पता उसे मालूम चल जाएगा। ठीक है, अगला बात सुनिए। बाघ अपने इलाके में पेशाब करके अपनी गंध छोड़कर अपना क्षेत्र को निर्धारित करता है। अब ये कैसे समझिए, इस तरह मान लेते हैं ये बाघ का अपना इलाका है, तो बाघ करता क्या है, बाघ जो है ना इस इलाके में क्या करेगा, पेशाब करते रहता है, और पेशाब करने से क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का गंध निकलता है, और कोई बाहरी बाघ यहाँ से आ जाए, बाहरी बाघ, ठीक है, जो बाहरी बाघ आएगा ना तो उसे इस गंध को मिल जाती है, जिससे ये बाघ ये समझ जाता है कि ये एरिया किसी और बाघ का है, यहाँ पर पहले से कोई और बाघ है, और इससे ये क्या होता है, वापस चले जाता है। समझ में आ गया कि वो पेशाब करके अपनी गंध को छोड़ देता है और अपना क्षेत्र को निर्धारित करता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, मैंने जिस प्रकार का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा बाघ को, उसी प्रकार से वो क्या करते हैं, अपनी आवाज़ बदल देते हैं। ठीक है, देखिए बाघ का गुर्राना पता है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अगर बाघ यहाँ गुर्राते हैं ना तो इसका 3 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये बात यहाँ तक सुनाई दी है। सोचिए कितना तेज गुर्राना होता है बाघ का।
जो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। आगे देखिए, उम्मीद करते हैं आप समझते जाते हैं। अच्छा, आगे देखिए, अब बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज को ग्रहण करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। देखिए, बाघ के 2 कान होते हैं ना, बाघ के अगर 2 कान है, वो करते क्या है, अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। इससे क्या होता है, आवाज को पकड़ते हैं। बाघ करते क्या, अपने कानों से आवाज को पकड़ लेते हैं। ठीक है, बाघ जो है अपने कानों से आवाज को पकड़ते, इसलिए ये घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हैं, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत पहचान लेता है। सोचिए, बाघ का सेंसर कितना अच्छा है। अगर पत्ते हवा से हिलते हैं वो भी पता लगा लेता है बाघ। ठीक है, अगर पत्ते हवा से हिलते हैं तो उसको पता चलता है कि ये तो हवा से हिलने वाला, यहाँ पर कोई शिकार नहीं है। लेकिन अगर वो पत्ते शिकार से अगर हिला है, झाड़ियों में अगर शिकार आया है और उसके कारण से हिला है, तो तुरंत पहचान लेता, ओह ये तो शिकार आ चुका है। तो सोचिए बाघ का कितना सेंस अच्छा है। आगे देखिए, अब देखिए अगला जानवर है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाथी के बारे में। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत प्रकार के जानवरों का वर्णन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग हाथी तक ही पढ़ते हैं। उसके बाद आपको सांप के बारे में बताएंगे, लंगूर के बारे में बताएंगे और अन्य जीवों के बारे में आपको बताएंगे। तो आज का जो ये है हाथी के बारे में है, और जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है, हाथी का अपना एक परिवार है। ठीक है, और इसी परिवार से संबंधित सवाल आते हैं, जिसमें ये जो सबसे उम्र दराज होती है ना, वो हथनी ही होती है, और वही झुंड की मालकिन होती है, या नेता कहो, नेत्री कह सकते हैं आपको। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। पता है आखिर क्या कारण है इसका? देखो, हाथी में ना जो श्वेत ग्रंथि है वो नहीं पाई जाती है। हाथी में श्वेत ग्रंथि नहीं पाई जाती है। श्वेत ग्रंथि का अर्थ हुआ वह ग्रंथि जिससे कि पसीना बाहर निकलते, जैसे हम मानवों का पसीना बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं। लेकिन हाथी में जो है श्वेत ग्रंथि पाए नहीं जाती है, इसी कारण से उसके शरीर को ठंडक नहीं मिल पाती है। अब जब हाथी में ठंडक नहीं होती है, वो करते क्या है, पानी और कीचड़ में खेल लेते हैं। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और कीचड़ में खेलने से एक फ़ायदा और है कि उसके शरीर में कीड़े नहीं पकड़ते हैं, कीड़े उस पर नहीं बैठते हैं, या मक्खियाँ नहीं बैठती हैं। आगे देखिए, हाथी में श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होते हैं। समझ में आ गया? पहले ही समझा दिए। हाथी के कान पंखे की, यहाँ पर की होगा है ना, पंखे की तरह है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला हिलाकर हवा करते हैं। देखिएगा, हाथी का कान बड़ा क्यों है? तो ये ना एक एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन आपको बता देते हैं, एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन, अनुकूलन। देखिए, प्रकृति में क्या है, जो भी जीव अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं। तो हाथी चूंकि उसमें श्वेत ग्रंथि नहीं है, इसी कारण से वो अपने आप को ठंडा कैसे रखेगा, तो धीरे धीरे जैव विकास होता गया और हाथी के कान बड़े होते गए। और हाथी करते क्या, जब भी उसको गर्मी लगती है तो अपने कान हिलाने लगते हैं। इससे क्या होंगे कि उसके शरीर को ठंडक मिल जाती है। एक बात और देखिएगा कि अफ्रीकन जो हाथी होते हैं ना, अफ्रीकन जो हाथी है, अफ्रीकन हाथी, उसके जो कान है ना बहुत बड़े होते हैं। कारण वहाँ ज़्यादा गर्मी होने के कारण, वहाँ तापमान ज़्यादा है, गर्मी बेसी होती है, इसी कारण उसके कान बड़े होते हैं। और वहीं पर एशियन हाथी, या कहो तो हम लोग भारतीय हाथियों की कान छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगल बेसी है। अच्छा, आगे देखिए, 3 महीने का हाथी 200 केजी का वजन का हो जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि एक हाथी का बच्चा 3 महीने का है तो उसका वजन कितना किलो का होता है, तो 200 केजी का होता है, यानी 2 क्विंटल तक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब एक दिन में एक हाथी 100 केजी तक पत्तियां खा सकते हैं, पत्तियां या झाड़ियां खा सकते हैं। हाथी का बच्चा 3 महीने का बच्चा 200 केजी का होता है। वहीं पर एक जो वेक्स हाथी है, एक वेक्स हाथी एक दिन में 100 केजी तक पत्तियां या झाड़ियां खा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाथी बहुत कम आराम करता है।
यहाँ पे करा हो गया है, करता है, ठीक है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। देखिए ये जितनी भी बातें आपको बताया जा रहा है ये एनसीईआरटी के अनुसार है, और सीटेट हमेशा से कहता है कि आप एनसीईआरटी से ही तैयारी कीजिए, ठीक है। हाँ, तो समझाते हैं आपको कि हाथी बहुत कम आराम करता है, और यही समझ लो मुश्किल से दिन भर में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। जी देखो, बड़े शरीर होने के कारण उनको खाना भी तो बहुत पड़ता है ना, एक दिन में 100 केजी तक, तो इतना खाने के लिए तो आपको तरह तरह जगह घूमना भी पड़ेगा, इसीलिए वो शारीरिक एक्टिविटी वैसे करते हैं और सोते कम है। अच्छा, आगे देखिए अब, हाथी सामाजिक पशु है, मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं। आप कई बार वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, कि कहीं पर एक हाथी का बच्चा गिर जाते हैं तो अन्य हाथी उसको उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि हाथी जो है ना एक सामाजिक पशु है। सामाजिक पशु वह पशु होता है जो एक समुदाय में रहते हैं, जैसे हाथी एक समुदाय में रहा करता है, तो हाथी क्या है, एक सामाजिक पशु है, और जब मुसीबत पड़े तो एक दूसरे की मदद करते हैं। एक हाथी के झुंड में 10 से 12 हथेनी और बाकी बच्चे होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है कि एक हाथी के झुंड में कितने हथेनी रहती है, तो 10 से 12 और उसके बाद उसके बच्चे रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए अब झुंड की सबसे बुजुर्ग हथेनी झुंड की नेत्री होती है, माने एक तरह से कहो नेता, वो नेत्री शब्द है स्त्रीलिंग, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए अब, एक तो समझ में आ गया कि एक झुंड में 10 से 12 हथेनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथेनी नेत्री होती है, ठीक है। जो सबसे बुजुर्ग हथेनी है वही उस झुंड को